स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सिविल स्टॉप यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन करके रखी है, वो वन बाय वन हम उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इलास्टिसिटी को समझने से पहले एक इजी एग्जाम्पल है जो कि मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। आपने अपने घर में एक स्ट्रिंग यूज की होगी कपड़े सुखाने के लिए, ठीक है। ये ऐसी कुछ वो स्ट्रिंग होती है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये हम कंसिडर करते हैं स्टेज 1, जहाँ पर कोई लोड नहीं है, मतलब कोई यहाँ पर आपने कोई इसके ऊपर कपड़े सुखाने के लिए रखे नहीं है। एक स्टेज 2 होगा जहाँ पर आपने इसके ऊपर कपड़े सुखाए और जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग ऐसा कुछ डिफॉर्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं इंडिकेटिव पर्पस के लिए एक ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कुछ कपड़े टांगे हुए हैं, ठीक है। लेट्स से P1, P2, P3, ये एक प्रकार का लोड हो गया स्ट्रिंग के ऊपर, जिस लोड की वजह से ये स्ट्रिंग डिफॉर्म हो गया है। एक और स्टेज कंसिडर करते हैं, स्टेज 3। स्टेज 3 में आपने ये जो लोड्स अप्लाई किए थे या फिर आपने जो ये कपड़े यहाँ पर रखे हुए थे सुखाने के लिए, वो आपने रिमूव कर दिए है। और उसकी वजह से क्या हुआ है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ दीज फोर्सेस लोड्स, ये स्ट्रिंग ने अपना जो ओरिजिनल साइज एंड शेप था, जो कि ओरिजिनल लेंथ था, वो रिगेन कर लिया है, राइट। तो स्टेज 3 इज इक्वल टू स्टेज 1। जो भी इसका लेंथ था, से फॉर एग्जाम्पल इसका लेंथ था 3 मीटर, तो 3 मीटर बिफोर एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स 3 मीटर था, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 3 मीटर है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस स्ट्रिंग ने क्या किया, उसका जो ओरिजिनल साइज एंड शेप था वो रीगेन कर लिया। कब? फोर्स रिमूव करने के बाद, लोड रिमूव करने के बाद। तो इसी फेनोमेना को, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन हिज ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स। आपने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया था स्ट्रिंग के ऊपर, फोर्स आपने रिमूव करने के बाद वो स्ट्रिंग ने अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप रिगेन कर लिया। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई उस स्ट्रिंग की? इलास्टिसिटी हो गई, इलास्टिक प्रॉपर्टी हो गई, राइट। अब ये तो काफी इजी था समझने के लिए। एक और कंसेप्ट होती है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। एक और में स्टेज, अब क्या होता है दोस्तों, इसी एग्जाम्पल को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये चीज आपने नोटिस की होगी, आफ्टर फ्यू डेज या फिर आफ्टर फ्यू मंथ, स्ट्रिंग जो पहले स्टेज में थी वो स्ट्रेट थी, बट आफ्टर फ्यू डेज या फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स वो उस स्ट्रिंग का हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू उसके ऊपर लोड्स अप्लाई करते जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ये एक स्ट्रिंग में ना परमानेंट ऐसा कुछ शेप आ जाएगा, परमानेंट ऐसा कुछ वो स्ट्रिंग डिफॉर्म हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा। लेट्स से दिस इज स्टेज 15 से हमने बहुत बार इसको यूज किया, तो स्टेज 15 के बाद इस स्ट्रिंग में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है। जो उसकी पहले शेप थी, पहले दिन में क्या शेप थी इसकी, लेंथ थी 3 मीटर। अगर आप स्टेज 15 पर उसका लेंथ चेक करते हो तो वो डेफिनेटली 3 मीटर से कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन आ चुका है। लेट्स से इसका डिफॉर्मेशन हो चुका है 3.5 मीटर। मतलब क्या हुआ, 3.5 माइनस ओरिजिनल शेप क्या था 3 मीटर, 0.5 मीटर। 0.5 मीटर क्या हुआ दोस्तों, इसका परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन। और इसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल डिफॉर्मेशन। तो ये क्यों हुआ दोस्तों, ये पहले तो ये लोड अप्लाई करने के बाद ये ओरिजिनल साइज एंड शेप अटेन कर रहा था, बट अभी ये 3.5 मीटर हो चुका है। और मैं 100% बोलता हूँ, आगे चलकर आप जितना आप इसको यूज करोगे ये लेंथ उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, इसको एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक लिमिट। ओके, इलास्टिक लिमिट क्या है? अब से फॉर एग्जांपल P1 प्लस P2 प्लस P3, ये तीनों फोर्स मिलाकर फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर लोड अप्लाई किया था 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद रिमूव करने के बाद उसने अपना साइज एंड शेप रीगेन कर लिया 3 मीटर का।
से फॉर एग्जांपल आपने उस स्ट्रिंग के ऊपर लोड अप्लाई किया 10+1 किलो न्यूटन, 10+1 किलो टन, 10 किलो टन अप्लाई किया था पहले, अब हमने 10+1 किलो टन अप्लाई किया। 10+1 किलो टन अप्लाई करने के बाद जो स्ट्रिंग था उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया 3.5 मीटर का, 3.5 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 10 किलो न्यूटन वॉज द स्वीट स्पॉट और यू कैन से सेफ फोर्स, सेफ लोड। तो 10 किलो न्यूटन फोर्स ये इजीली सेफली हैंडल कर पा रहा था, बट जैसे ही आपने 10 किलो न्यूटन के ऊपर 1 किलो न्यूटन का फोर्स बढ़ाया तो इसमें क्या आ गया, 0.5 मीटर का परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो 10+1 मतलब 1 किलो न्यूटन की वजह से 0.5, मतलब यहां पर मैं लिखता हूं ड्यू टू एडिशनल 1 किलो न्यूटन 0.5 मीटर परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये एडिशनल 1 किलो न्यूटन फोर्स की वजह से 0.5 मीटर का परमानेंट डिफॉर्मेशन उस स्ट्रिंग में आ चुका है, राइट। तो 10 किलो न्यूटन जो कि एक सेफ फोर्स था, वो 10 किलो न्यूटन का सेफ फोर्स क्या हो गया, इसका इलास्टिक लिमिट हो गया। मतलब अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 10 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करो, रिमूव करो, बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। 10 से ज्यादा आप बढ़ाओ तो उसकी वजह से इलास्टिक लिमिट विल बी गॉन, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, तो इसको हम अभी अब डिफाइन करते हैं। एज डिस्कस, मटेरियल कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इफ एंड ओनली इफ द फोर्स इज इक्वल टू और लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स। हमारे एग्जांपल में लिमिटिंग फोर्स क्या हो जाएगा फिर, 10 किलो न्यूटन। मतलब लिमिटिंग फोर्स है, एक लिमिट है हर एक बॉडी का। एक स्ट्रिंग ले लो या फिर स्टील रॉड ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, हर एक मटेरियल का एक लिमिटिंग फोर्स होता है, जो कि लिमिटिंग फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। तो इस स्ट्रिंग के लिए लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू थी 10 किलो न्यूटन। यहाँ पर 10 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद रिमूव किया, 3 मीटर का 3 मीटर यहाँ पर आपको लेंथ मिल गया। ओके, नाउ ये 0.1 किलो न्यूटन, सॉरी +1, यहाँ पर 10+1 किलो न्यूटन लगाया था। तो इस 1 किलो न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये परमानेंट डिफॉर्मेशन यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो उस फेनोमेना को या फिर उस जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ है इस स्ट्रिंग में, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेस क्या होगा। तो इस स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर ये परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द स्ट्रेस corresponds to the limiting value of force is known as the limiting elastic limit of that particular material. ओके, तो जो स्ट्रेस बॉडी में जनरेट होने वाला है कब, जब हम उसके ऊपर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे, उसी को हम इलास्टिक लिमिट कहने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो हमारा लिमिटिंग फोर्स था 10 किलो न्यूटन, इसी को हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे, राइट। नाउ स्ट्रेस को, जैसा कि मैंने बोला स्ट्रेस हम आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा दोस्तों। स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं। एक अभी हम जो पढ़ने वाले मैकेनिक्स में वो एक स्ट्रेस हो गया, और आपने कई बार सुना होगा डॉक्टर्स बोलते कि भाई स्ट्रेस कम लिया करो, हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो वो स्ट्रेस और ये स्ट्रेस एक कोरिलेशन है दोस्तों दोनों के बीच में। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। देखो, ह्यूमन बॉडी में स्ट्रेस कम जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जाना है आप अपनी मम्मी से परमिशन मांगते हो और आपकी मम्मी परमिशन दे देती है खेलने के लिए। तो सिंस परमिशन आपको मिल चुकी है तो कोई स्ट्रेस जैसी कोई सिचुएशन जनरेट ही नहीं होगी, राइट। ऑन द अदर हैंड आपको खेलने के लिए जाना है, आपकी मम्मी ने आपको मना कर दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन की वजह से आप में स्ट्रेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैं एक पॉइंट नोट डाउन करता हूं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन which leads to stress. This is applicable to humans. ओके, यही कंडीशन दोस्तों मैकेनिक्स में भी एप्लीकेबल है। हाउ, मैं आपको समझाता हूं। एक
स्टील रॉड कंसिडर करते हैं। ये एक वॉल है, दोनों तरफ उसके एक वॉल प्रेजेंट है, और ये डिस्टेंस से 10 mm है, ये डिस्टेंस भी 10 mm है। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से ये कंसेप्ट समझना दोस्तों, ये आपको पूरी थ्रू आउट द इंजीनियरिंग एंड जब आप फॉर एग्जांपल किसी इंजीनियरिंग फर्म में काम जॉब कर रहे हो तभी भी आपको ये काम आने वाला है कि स्ट्रेस जनरेट कब होता है। ठीक है, तो मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया है, टेंसाइल फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 में क्या होगा दोस्तों, ये जो 10 mm का गैप है ना, वो अब मैं टेंसाइल फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं तो ये 10 मीटर का गैप थोड़ा 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 कम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये गैप सिर्फ 5 mm बचा है। मैं फोर्स लगाते जा रहा हूं, स्टेज 2 में ये गैप 5 mm बच चुका है। ठीक है, तो फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 क्या इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा दोस्तों? ये कंसेप्ट याद रखना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। इस स्टेज में स्टेज 2 में क्या इस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि देखो फोर्स मैं अप्लाई करते जा रहा हूं, तो फोर्स में जब टेंसिल फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये स्टील जो रॉड है मेरा, इसकी टेंडेंसी क्या होने वाली है, अगर इसके ऊपर लोड आ रहा है तो इसकी ये कहेगा कि भाई मुझे डिफॉर्म होना है, मुझे इलोंगेट होना है, जो कि ये हो पा रहा है। 5 mm ये ऑलरेडी अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफॉर्म हो चुका है। ठीक है, सो देयर विल बी नो सिचुएशन विल अराइज, अनकंफर्टेबल सिचुएशन विल अराइज दैट विल लीड्स टू स्ट्रेस। ओके, अब स्टेज 3 हम कंसिडर करते हैं। स्टेज 3 में क्या हो चुका है दोस्तों, ये जो गैप था, अब मैं टेंसाइल फोर्स और बढ़ाऊंगा तो ये गैप अब क्या हो गया, अब फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कंडीशन अब बन चुका है। मैं फोर्स लगाते जा रहा हूं, अब देर इज नो गैप बिटवीन द वॉल एंड द एज ऑफ द स्टील रॉड। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, अब मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं, स्टील बॉडी स्टील रॉड को इलोंगेट होना है, बट ये वॉल क्या कर रही है, उस चीज को रेजिस्ट कर रही है। वॉल इस रॉड को परमिशन नहीं दे रहा है टू इलोंगेट, तो यहां पर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, बॉडी को इलोंगेट तो होना है बट बॉडी वो इलोंगेशन नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, तो उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन की वजह से अब जाकर बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्ट्रेस ध्यान से समझना, स्ट्रेस कब जनरेट हुआ, पहले गैप था 10 mm, दूसरी स्टेज में 5 mm हो चुका है, 5 mm बॉडी ने ऑलरेडी इलोंगेट हो चुकी है, बॉडी ने कोई स्ट्रेस जनरेट किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि बॉडी वॉज फ्री टू इलोंगेट, फ्री टू मूव, so there is no uncomfortable situation, so body is easily free to move, so there is no stress. बट स्टेज 3 में क्या हुआ, ये जो 5 mm का गैप था वो टोटली फिल हो चुका है, 10 mm का जो इनिशियल गैप था वो कंप्लीटली फिल हो चुका है। अभी भी मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ और फोर्स की वजह से अब बॉडी को इलोंगेट होना है, बट ये जो वॉल है वो इसको इलोंगेट होने के लिए बॉडी को इलोंगेट नहीं होने दे रही है। उसकी वजह से क्या होगा, तब जाके बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, वहां पर उस बच्चे को परमिशन मिल चुकी है, यहाँ पर ये वॉल इस बार को परमिशन नहीं दे रहा है टू इलोंगेट, तो इसी वजह से इस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉडी में स्ट्रेस कब जनरेट होता है, जब बॉडी को मूव होना है या फिर इलोंगेट होना है या फिर डिफॉर्म होना है, अगर वो तब वैसा नहीं कर पा रहा है, एट दैट इंस्टेंट बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अभी हम इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस। बेसिकली इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया। अब इसको भी समझते, ये तो डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एक क्यूब है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये फोर्स मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अब मैं इसका अगर कोई सेक्शन काटता हूं दोस्तों, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, इसके अंदर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। ठीक है, ये इसका इनिशियल स्टेज है,
फोर्स अप्लाई मैंने स्टार्ट किया अप्लाई करना, अब ये कॉम्प्रेसिव फोर्स है। इस कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से क्या होगा, ये बॉडी ऐसा दबना चाहेगा, कंप्रेस होना चाहेगा। कंप्रेस होना चाहेगा मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी इसका स्टेज 1 ये था, इसमें 6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। कंप्रेस होना चाहेगा, इसकी इसकी वजह से क्या होगा, इस इतनी सी जगह में जहां पर 6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उसमें और 2-3 मॉलिक्यूल्स, 4-5 मॉलिक्यूल्स ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज अगेन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जिसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। बट बॉडी क्या करेगा, अब आपको सबको पता है मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। ये कोहेसिव फोर्स क्या करेगा, इस अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो कोहेसिव फोर्स क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। तो जैसा कि आपने फोर्स अप्लाई किया, अब आप क्या करेंगे, फोर्स रिमूव कर देंगे, तो अगेन इट विल ब्रिंग बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, 6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। तो इसका वजह से तो हम क्या कह सकते हैं, जो बॉडी ने रेजिस्टेंस ऑफर किया है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेस, उसमें स्ट्रेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही मैंने यहां पर लिखा है, इट इज द रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। ये जो एरिया है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, इंच स्क्वायर होगा, जो भी पर यूनिट एरिया अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करने वाले हैं उसको हम स्ट्रेस कहने वाले हैं। नाउ मैथमेटिकल टर्म्स में हम स्ट्रेस को कैसे इंडिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इस क्यूब का जो साइज है वो है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, राइट। तो स्ट्रेस को हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, जो भी हम फोर्स अप्लाई करने वाले हैं, जिस एरिया के ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं, इस कंडीशन में 2/2 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया था, दैट एरिया इज नथिंग बट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। वही यहाँ पर मैंने लिखा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और किलो न्यूटन, और एरिया का यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेम मीटर स्क्वायर और mm स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस का यूनिट बनता है। ओके, नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट, स्ट्रेन। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेन क्या होता है। देखो, हम अपने पहले एग्जांपल पर आते हैं। ये स्ट्रिंग थी, इलोंगेट हो गई है, 3.5 मीटर की हो गई है। पहले ही इसकी लेंथ थी 3 मीटर, अब इसकी लेंथ हो गई है 3.5 मीटर। तो डिफरेंस कितना आया, 0.5 मीटर। तो स्ट्रेन क्या होता है दोस्तों, बेसिकली डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन मे बी इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ लेंथ और वॉल्यूम। सो वो होता है स्ट्रेन। हमारे केस में क्या हुआ है, लेंथ डिफॉर्म हुआ है जो कि 0.5 मीटर हो चुका है, तो उसी डिफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन इज बेसिकली डिस्क्राइब्स द डिफॉर्मेशन दैट ऑकर्स इन अ बॉडी। तो डिफॉर्मेशन जो आता है बॉडी में, उसी को हम स्ट्रेन कहने वाले हैं। नाउ अभी मैथमेटिकल फॉर्म में हम स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे, ये हमारा एग्जांपल था। ओके, तो डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन हम इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन। स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या है दोस्तों, चेंज इन द लेंथ। एल इज नथिंग बट ओरिजिनल लेंथ। तो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग इस स्ट्रिंग में स्ट्रेन कितना जनरेट हुआ है दोस्तों, देखो इसका ओरिजिनल शेप था, ये ओरिजिनल लेंथ था 3 मीटर। डिफॉर्म हो जाने के बाद इसका जो लेंथ बना है वो 3.5 मीटर है, मतलब चेंज इन द लेंथ कितना हुआ, 0.5 मीटर। तो यहां पर मैं लिखता हूं, चेंज इन द लेंथ कितना हुआ, 3.5 मीटर माइनस 3 मीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना था, 3 मीटर, डिवाइड बाई 3। सो स्ट्रेन विल बी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया स्ट्रेन।
नाउ एक और चीज मैं आपको बताता हूँ. स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम एंटिटीज. मतलब अगर आप चेंज इन द लेंथ, ये कुछ mm में होगा, ओरिजिनल लेंथ भी mm में होगी, या फिर मीटर में होगा आपका चेंज इन द लेंथ, ओरिजिनल लेंथ भी आपकी मीटर में होगी. सो मीटर मीटर गेट्स कैंसिल, mm गेट्स कैंसिल. सो स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी. अब ये जो स्ट्रेन की यूनिटलेस क्वांटिटी होती है दोस्तों, ये प्रोफेसर्स का एक बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन होता है वाइवा के लिए. बहुत बार पूछते हैं, मुझे भी पूछा था मेरे टाइम पे कि भाई स्ट्रेन का यूनिट बताओ. तो उनको पता, हाँ, तो उस केस में बताना पड़ता है कि भाई स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. तो आपको वहाँ पर कुछ भी बोलना नहीं कि भाई किलो न्यूटन या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लाइक दैट. स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी. फेमस क्वेश्चन है वाइवा के लिए, याद रखना. तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, स्ट्रेन इज नथिंग बट डेल्टा एल अपॉन एल इज नथिंग बट चेंज इन द लेंथ. डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ. और एल मतलब क्या है? ओरिजिनल लेंथ. नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो हम अभी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए. ठीक है, इसके लिए टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस ऐसे दो ही टाइप्स होंगे नॉर्मल स्ट्रेस के लिए. बाकी आगे चलकर हम बहुत सारे शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे. तो वो स्ट्रेसेस थोड़े अलग हैं, ये हम अभी नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस विल बी टू, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस. ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेस कब जनरेट होगा? एक ये बॉडी, इसके ऊपर जब मैं इसको टेंसाइल स्ट्रेस लगाऊंगा या फिर मतलब इलोंगेट करूंगा. एक एग्जांपल देता हूँ. ये एक रबर बैंड है, इसको मैं खींचता हूँ. ठीक है, तो मैं इसको इलोंगेट कर रहा हूँ, तो मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. तो इसकी वजह से क्या होगा? लेंथ इंक्रीज हो रहा है. ये कब होगा? टेंसाइल स्ट्रेस की कंडीशन में होगा. वही कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा? इस बॉडी को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ ऐसे, तो इसका जो लेंथ होगा वो डिक्रीज होगा. राइट. नाउ टेंसाइल स्ट्रेस में क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखना. कंप्रेसिव स्ट्रेस में कॉम्प्रेसिव एरिया इंक्रीज होगा, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है. उतने ही पार्ट में आपको उतना वॉल्यूम रखना है. राइट. तो वॉल्यूम रखने के लिए अगर मेरा लेंथ कम हो रहा है तो एक क्वांटिटी क्या बचा? एरिया बढ़ जाएगा मेरा. टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा? मेरा लेंथ तो बढ़ रहा है, तो उस केस में कम क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा. राइट. अब टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से या फिर टेंसाइल फोर्स की वजह से क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट होगा. राइट. मतलब लेंथ इंक्रीज होगा. कंप्रेसिव स्ट्रेस में कंप्रेसिव स्ट्रेन जनरेट होगा, लेंथ मेरी कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेन जनरेट होगा. तो आज की इस वीडियो में हम सम अप करते हैं दोस्तों. इलास्टिसिटी हमने पढ़ा, इलास्टिक लिमिट क्या होता है वो पढ़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस पढ़े. इस टॉपिक के रिलेटेड या फिर इस वीडियो में अगर आपको कोई टॉपिक या फिर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. मैं आपको हेल्प करने का ट्राई करूँगा. तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच.